अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम प्रोसीजर्स डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने देखा था कि हम रजिस्टर के थ्रू कैसे वैल्यूज़ पास ऑन करते हैं और प्रोसीजर डिफ़ाइन कैसे करते हैं, उसको कॉल कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम देखी थी। तो प्रोसीजर को अगर आपने पैरामीटर्स पास करने तो उसका क्या तरीक़ाकार। ये सी प्लस प्लस का एक फ़ंक्शन है, ये इसकी रिटर्न टाइप है इंट, और ये फंक्शन नेम है। उसके बाद ये आपके पास एक पैरामीटर है, ये दूसरा पैरामीटर है, ठीक है। और ये आप सिंपल सिंगल लाइन का फंक्शन है जो कि उन दोनों को ऐड करके रिटर्न कर देता है। अब यही काम अगर आपने असेंबली के अंदर करना हो तो ये कैसे करेंगे। ये अगर आपने करना हो लेकिन आप में रजिस्टर नहीं यूज़ कर सकते तो फिर कैसे करेंगे। तो सिंपल सा आंसर इसका यही है कि आप स्टैक यूज़ कर लें, ठीक है। अच्छा, अब पैरामीटर्स जो हैं वो आप दो तरीक़ों से पास कर सकते हैं प्रोसीजर को, या रजिस्टर यूज़ कर लें या दूसरा है कि आप स्टैक यूज़ कर लें। जब आप रजिस्टर यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम जो आप किसी सब रूटीन को पैरामीटर्स पास कर सकते हैं वो 7 है, ठीक है। क्योंकि आपके पास 7 रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, जिसमें 4 जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स, और 3 स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स, बेस पॉइंटर, एस आई और डी आई, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर है, एस पी, वो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो आप जब किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस टाइम वो उसकी वैल्यूज़ अपडेट होती रहती हैं, तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके पास जो सेगमेंट रजिस्टर हैं वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते, वो भी स्पेशल उनका एक मीनिंग है। तो आपके पास यही 7 रजिस्टर हैं, तो आप मैक्सिमम 7 पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। लेकिन उसमें आप ये देखें कि अगर आपने एक सब रूटीन नेस्टेड कॉल करनी हो, ठीक है, या रिकर्सिव कॉल हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर वो काम नहीं करेगा। तो उसके लिए फिर हम स्टैक यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टैक में क्या है कि स्टैक में जो भी डेटा आप उस पर पुश करते हैं तो वो वहीं पे पड़ा रहता है, और उसको आप अक्रॉस द फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टैक की बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप वो डेटा कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने स्टैक से डेटा एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो जहन में आती है वो यही आती है कि जनाब इससे जाकर पॉप कर लें डेटा। लेकिन उसमें मसला ये है कि जब आप पॉप करेंगे तो वो आपके पास जो फर्स्ट चीज़ जो पॉप होगी वो आपके पास रिटर्न एड्रेस होगा फंक्शन का, ठीक है। क्योंकि जब आप पुश करते हैं, ठीक है, ये सपोज़ करें कि ये स्टैक है, इस पे आपने पहले ये एक पैरामीटर पुश किया, ठीक है, दूसरा पुश कर दिया, एक पुश किया, फिर दूसरा पुश किया, तीसरा भी पुश कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने फंक्शन को कॉल की। जब फंक्शन कॉल करते हैं तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है उसका एड्रेस जो है वो भी पुश होता है स्टैक पे, तो वो आपके पास यहाँ पे पुश हो जाएगा रिटर्न एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास रिटर्न एड्रेस पड़ा होगा, जबकि पैरामीटर्स तो आपके नीचे पड़े थे, तो सबसे पहले ये रिटर्न एड्रेस पॉप हो जाएगा। तो इसके लिए फिर ये किया जाता है कि एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें कि इसको पॉप करें आप रिटर्न एड्रेस को, उसके बाद जो पैरामीटर्स हैं या ऑपरेंड्स हैं उनको भी पॉप करें, और रिटर्न एड्रेस को वापस पुश कर दें स्टैक पे, ताकि जब आपका फंक्शन रिटर्न करने लगे तो उसको जो फर्स्ट थिंग जो है स्टैक से वो रिटर्न एड्रेस मिले और आपका कोड सही स्मूथली चलता रहे। लेकिन ये काम जो है ना इतना फिजिबल नहीं है, इतना ये अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी जो है ना वो प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है, और डेटा ट्रांसफ़र और इस तरह। तो इसके मुकाबले में क्या किया जाता है कि आपके पास एक बेस पॉइंटर होता है, ठीक है। बेस पॉइंटर आप उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास स्टैक पॉइंटर है, इसका जो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट होता है ना वो इस स्टैक सेगमेंट होता है, ठीक है। कि जब आप इस तरह एड्रेस करते हैं ना, मसलन आप मेमोरी एड्रेस करते हैं, सपोज़ करें कि ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, ठीक है, सॉरी, स्टैक पॉइंटर, इसको ये ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करके, और यहाँ पे मैं कोई वैल्यू देता हूँ 1 2 3 एच,
तो ये जो इसकी मेमोरी लोकेशन जो कैलकुलेट होगी वो स्टैक सेगमेंट और ये स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू है ये ऑफसेट होगा और ये उसका सेगमेंट एड्रेस होगा। इससे मेमोरी लोकेशन आपकी जनरेट होगी और वहाँ पे ये वाला डेटा कॉपी हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर बीपी लिखते हैं तो उसका भी डिफ़ॉल्ट सेगमेंट स्टैक सेगमेंट होता है। और जब आप वैसे जो हम लिखते हैं एस आई डी आई उनका जो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट होता है वो डेटा सेगमेंट होता है। ठीक है, ये डेटा सेगमेंट डिफ़ॉल्ट सेगमेंट उनके लिए होता है। और एक चीज़ होती है सेगमेंट ओवरराइड, वो भी आप कर सकते हैं। सेगमेंट ओवरराइड का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप एक्सप्लिसिटली 7 सेगमेंट मेंशन कर देते हैं। मसलन यही चीज़ अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टैक पॉइंटर वाली वैल्यू है इसके लिए स्टैक सेगमेंट का एड्रेस यूज़ ना हो बल्कि डेटा सेगमेंट यूज़ हो, तो वो आप ऐसे करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे डी एस और फिर कॉलन और उसके बाद आप यहाँ पे ये स्टैक पॉइंटर जो है यूँ लिखेंगे और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 2 3। तो अब ये वाली जो वैल्यू है ये जो डी एस जो इसमें जो एड्रेस है और स्टैक पॉइंटर का ऑफसेट इन दोनों से जो मेमोरी लोकेशन बनेगी वहाँ पे ये डेटा कॉपी होगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो स्टैक सेगमेंट और स्टैक पॉइंटर से मिलके मेमोरी, तो इसको बोलते हैं आप सेगमेंट ओवरराइडिंग। सपोज करें कि आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, उसमें आपने एडर का फंक्शन है, उसमें आपने 2 पैरामीटर्स पास करने हैं, ठीक है, और इसमें आपने एक नंबर 1 पास करना है, एक नंबर 2 पास करना है और इन दोनों को आप स्टैक से पास करेंगे। तो जैसे ही आप ये पहला नंबर आपने पुश किया, ठीक है, स्टैक के ऊपर, स्टैक पॉइंटर आपका ये इसको पॉइंट कर रहा है। उसके बाद आपने सेकंड नंबर पुश किया, ठीक है, और स्टैक पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा है। स्टैक पॉइंटर में डिक्रीमेंट हुआ है 2 का। और उसके बाद क्या है कि आपने फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो रिटर्न एड्रेस है वो यहाँ पे पुश हो जाएगा और स्टैक पॉइंटर फिर डिक्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे पॉप करते हैं तो जो चीज़ पॉप होगी वो आपकी ये रिटर्न एड्रेस पॉप होगा, जबकि आपको तो ये ऑपरेंड्स चाहिए थे। तो उसके लिए फिर ये है कि हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम जो है बेस पॉइंटर जो है उस वो यूज़ कर लेते हैं। तो वो अभी मैं कोड में आपको दिखा देता हूँ कि हम कैसे करते हैं। ये छोटा सा कोड है, इसमें ये है कि हमने एक प्रोसीजर लिखा है जो कि 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है और वो दोनों नंबर स्टैक से एक्सेस करता है। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम जो है ना जैसे ही प्रोसीजर में एंटर होते हैं तो हम बेस पॉइंटर जो है इसको पुश कर देते हैं। जो बीपी की वैल्यू होती है इसको हम पुश करते हैं स्टैक के ऊपर। इसकी रीज़न ये होती है कि इसकी वैल्यू असल में हमने जो है बेस पॉइंटर की वैल्यू इसको हमने महफूज रखना होता है। ये भी अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्यों करते हैं। अच्छा, उसके बाद आप जो करंट स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू है ना उसको आप बेस पॉइंटर में मूव करवा देते हैं। ये आपके पास स्टैक की स्टेट थी। यहाँ पे आपके पास ये नंबर 1 पड़ा है और यहाँ पे नंबर 2 पड़ा है और इसके बाद यहाँ पे रिटर्न एड्रेस पड़ा है और स्टैक पॉइंटर आपका इसको पॉइंट कर रहा है। अच्छा, इसके बाद हम अब हमने जब प्रोसीजर के अंदर आए तो हमने पुश कर दिया बीपी को। जब बीपी को पुश किया तो आप यहाँ पे आ गए और स्टैक पॉइंटर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये स्टैक पॉइंटर आपका पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये स्टैक पॉइंटर का जो वैल्यू है इसको बेस पॉइंटर में मूव करवाया, ठीक है, बीपी के अंदर। और उसके बाद ये सी एक्स बी एक्स और डी एक्स ये तीनों रजिस्टर्स हमने पुश करवा दिए हैं। और उसके बाद ये पहला ऑपरेंड एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया है BP+6। ये BP यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। इसमें अगर हम +2 करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, उसमें +2 करेंगे तो ये वैल्यू और उसमें +2 तो ये वैल्यू। तो हमने इसलिए BP+6 किया है तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है ये वाला ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर हमारे पास एक्सेस होगा ऐसे। और उसके बाद हमने क्या किया बी एक्स के अंदर हमने दूसरा ऑपरेंड लोड करवाया है, ठीक है, वो ये BP+4 किया है। BP आपका ये इधर पॉइंट कर रहा है, BP+2 किया आप यहाँ आ गए और फिर उसमें +4 2 किया तो यहाँ आ गए। टोटल आपने अगर BP+4 करेंगे तो ये
सेकंड ऑपरेंड पे आप आ जाएंगे। इसके बाद ये दोनों आपके पास लोड हो गए, आपने इन दोनों को ऐड किया ए एक्स कॉमा बी एक्स, तो ए एक्स के अंदर आपका सम आ जाएगा दोनों का। उसके बाद क्या है कि आपने रजिस्टर्स को वापस पॉप करवाया रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि पहले आपने जिस चीज़ को एंड पे पुश किया तो उसको सबसे पहले पॉप करना है। तो डी एक्स को हमने पॉप किया, फिर बी एक्स किया, फिर सी एक्स किया, और एट दी एंड बी पी भी पॉप कर लिया। और उसके बाद ये रिटर्न के आगे 4 हमने लिखा है। ये 4 ये बेसिकली ये रिटर्न के साथ अगर हम नंबर दे देते हैं तो ये क्या करता है कि जब रिटर्न करने लगता है ना स्टैक से, तो ये उसके अंदर ये नंबर भी ऐड कर देता है स्टैक पॉइंटर के अंदर रिटर्न करने के बाद। तो हमारी स्टेट कुछ इस तरह थी, ये नंबर 1, ये नंबर 2, और यहाँ पे हमारे पास रिटर्न एड्रेस था, और इसके ऊपर हमने वो रजिस्टर पुश करवाया था। जब वो हमने यहाँ पे पॉप करवा लिए तो आपका स्टैक पॉइंटर एट द एंड यहाँ पॉइंट कर रहा होगा जब आप इस इंस्ट्रक्शन पे पहुँचेंगे। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और आपका स्टैक पॉइंटर यहाँ आ जाएगा और आप रिटर्न हो गए। तो अब क्या है कि ये N1 और N2 इनकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको सिर्फ ज़रूरत थी इधर प्रोसीजर के अंदर। तो ये ऐसे ही उधर स्टैक के अंदर मेमोरी ले रहे हैं, और इसको बोलते हैं स्टैक क्लियरेंस, कि स्टैक को हमने क्लियर करना होता है। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि स्टैक क्लियर कौन करेगा, क्योंकि ये जंक डेटा है, अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो स्टैक जो क्लियर करना है ये क्या जो कॉल कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये स्टैक ये प्रोसीजर कॉल कर रहा है, तो ये कॉलर जो है ये स्टैक क्लियर करेगा या कॉली, ये इसको हम कॉल कर रहे हैं तो इसको कॉली बोल देंगे, ये क्लियर करेगा स्टैक को। तो अगर तो कॉलर क्लियर करता है तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ जहाँ भी आप ये प्रोसीजर कॉल करेंगे उसके बाद आपको यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेंगी स्टैक क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये एक खामखा की टेंशन है उस बंदे के लिए जो किसी प्रोसीजर को कॉल कर रहा है। बजाय इसके किया क्या जाता है कि आप इधर प्रोसीजर के अंदर ही कोई ऐसा मेथड डिफाइन कर देते हैं कि जैसे ही वहाँ से आप रिटर्न करने लगते हैं तो ये स्टैक भी क्लियर हो जाता है। उसके लिए फिर क्या है कि आप ये रिटर्न के साथ एक नंबर पास कर देते हैं। ये नंबर बेसिकली ये जितनी बाइट्स आपने क्लियर करनी है ये वो है, ये हमेशा इवन में होगा। यहाँ से हमने क्या करना है कि हमने ये 4 बाइट्स क्लियर करनी है, क्योंकि हमने 2 पैरामीटर्स पास किए थे। ठीक है, तो इसके लिए हमने उसके साथ रिटर्न 4 कर दिया। तो क्या करेगा ये कि यहाँ से रिटर्न एड्रेस पॉप करेगा। ठीक है, और स्टैक पॉइंटर में बाय डिफ़ॉल्ट इसने 2 ऐड करना था ना, उस 2 के साथ ये 4 और ऐड कर देगा, तो आपका स्टैक पॉइंटर वापस इनिशियलाइज़ हो जाएगा जो शुरू में उसकी वैल्यू थी। ये एक दफ़ा आपको एग्जीक्यूट करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जी हमारा स्टैक इस टाइम यहाँ पे FFFE पे पॉइंट कर रहा है। और अभी देख लेते हैं, ये फर्स्ट जो ऑपरेंड था इसको हमने पुश करवाया स्टैक के ऊपर। ठीक है, ये आ गया आपका पास यहाँ पे, ये लोड हो गया। उसके बाद ये सेकंड नंबर हमने पुश करवाया है, ये भी हो गया। यहाँ पे अब हम कॉल कर रहे हैं ये प्रोसीजर को, प्रोसीजर आपने कॉल किया है तो ये देखें उसका रिटर्न एड्रेस वो भी पुश हो गया स्टैक के ऊपर। जब आपके पास रिटर्न एड्रेस आ गया, अच्छा ये पुश हो गया, तो उसके बाद आपने क्या किया, जैसे ही आप प्रोसीजर में आए हैं तो आपने क्या किया, बेस पॉइंटर को पुश किया। अच्छा, अभी मैं आपको ये बता दूं कि पहले मैंने कहा था थोड़ी देर में बताता हूँ कि बेस पॉइंटर क्यों पुश करते हैं। अब क्योंकि आपको मैंने बताया कि हम जब प्रोसीजर के अंदर जब हमने डेटा एक्सेस करना है स्टैक से, तो हम बीपी की वैल्यू को यूज़ करके डेटा एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो अगर अब ये तो एक ही प्रोसीजर था, अब हो सकता है एक प्रोसीजर के अंदर आपने नेस्टेड कॉल करनी हो, किसी और प्रोसीजर को कॉल करना है। ठीक है, उसके अंदर जाके आपने हो सकता है थोड़ी देर बाद किसी और को करना है, यानी ये आपकी सीक्वेंस इस तरह हो जाएगी कि आपने एक प्रोसीजर में गए। ठीक है, उसके अंदर जाके आपने यहाँ पे एक दूसरा प्रोसीजर था उसको कॉल कर लिया, और उसके अंदर जाके आपने एक तीसरे प्रोसीजर को कॉल कर लिया। तो अब इसके लिए बेस पॉइंटर की वैल्यू डिफरेंट थी, इसके लिए डिफरेंट थी, इसके लिए डिफरेंट थी। तो उन सब को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आके हम बेस पॉइंटर को पुश कर देते हैं, और उसके बाद हम उस प्रोसीजर के अंदर रहते हुए बेस पॉइंटर के साथ जो भी हमने चेंजेस करने हैं उसके थ्रू एक्सेस करते हैं।
और एट द एंड हम उसको पॉप कर लेते हैं ताकि वो प्रीवियस वैल्यू जो है वो रिस्टोर हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब क्या किया कि हमने बेस पॉइंटर में स्टैक पॉइंटर की वैल्यू मूव करवा ली। स्टैक पॉइंटर इस टाइम ये ट्रिपल F6 है। ये आपके पास बेस पॉइंटर में इसकी वैल्यू आ गई। और उसके बाद हमने ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो होता है रजिस्टर्स को पुश करवा दिया। ठीक है, ताकि इनकी वैल्यूज़ भी स्टोर रहें। उसके बाद क्या किया कि हमने ये AX में डेटा लोड कर रहे हैं। ये BP+6 करके हमने पहला पैरामीटर लोड किया, ये 1117। ठीक है। और उसके बाद ये BX के अंदर दूसरा पैरामीटर आ गया 23FC। और ये अब यहाँ पे दोनों ऐड हो गए हैं। रिज़ल्ट आपके पास AX रजिस्टर के अंदर स्टोर हो गया। उसके बाद क्या है कि हमने ये तीनों रजिस्टर्स पॉप कर लिए हैं, DX, BX और CX। और एट द एंड हमने बेस पॉइंटर को भी पॉप किया है। और अब ये रिटर्न 4 कर रहे हैं। ये देखें कि आपका स्टैक पॉइंटर ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अगर ये सिर्फ रिटर्न होता तो ये क्या करता कि ये ट्रिपल FA पे आ जाता, इसमें 2 ऐड करता। लेकिन अभी क्या है कि अभी हम इसमें ये +4 किया है हमने, इसके साथ रिटर्न 4 किया है, तो वो क्या करेगा इसमें 4 और ऐड कर देगा। तो जैसे ही आपने रिटर्न किया ये देखें आपका स्टैक पॉइंटर वापस ट्रिपल FE पे आ गया। ये इसलिए किया जाता है कि अभी शायद आपको लग रहा होगा यार ये हम क्यों कर रहे हैं, ये इसकी अगर ना भी करें तो कोई इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता। वो आपकी बात ठीक है कि अभी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि आपका कोड छोटा है। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा कोई काम करना हो, बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ है और बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स आप कॉल कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जब भी आप कोई प्रोसीजर कॉल करते हैं तो एट द एंड उसका जो आप उसको पैरामीटर्स पास कर रहे हैं वो स्टैक पे रह जाते हैं। ठीक है। तो एट द एंड होगा क्या कि वो इस तरह स्टैक बढ़ता जाएगा। ये आपके पास स्टैक था, आपने ये कुछ पैरामीटर्स पास किए थे, उसके बाद ये इधर ही रह गए। कोई और प्रोसीजर कॉल किया था, ये उसके पैरामीटर्स थे, ये पड़े रह गए। ठीक है। इस तरह ये बढ़ता जाएगा, ये एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होता जाएगा। एट द एंड क्या होगा कि आप उसकी लिमिट को पहुंच जाएंगे, जो स्टैक की लिमिट होगी आप उसको पहुंच जाएंगे। ठीक है। सपोज करें कि ये आपका आपका स्टैक जो है ये यहाँ तक था, तो आप एट द एंड यहाँ पहुँच जाएंगे और आपका स्टैक पॉइंटर फिर वो ओवरफ्लो करके वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो जब आप इसमें पॉप करेंगे तो वो डिक्रीमेंट करता है, तो वो इन चीज़ों में फिर मसले मसाइल आएंगे। तो इसलिए फिर क्या किया जाता है कि स्टैक को साथ ही जैसे ही आप प्रोसीजर से रिटर्न करने लगते हैं स्टैक को क्लियर कर देते हैं। और क्लियर करने के लिए आप उसके साथ एक नंबर पास करते हैं। जितने आपने पैरामीटर्स पास किए होते हैं उसको आप कह लें कि 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है स्टैक के ऊपर आप एक वर्ड जो है वो पुश कर सकते हैं, आप बाइट पुश नहीं कर सकते। तो जितने पैरामीटर्स आपने पास किए हैं वो सारे वर्ड की फॉर्म में होंगे और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आप रिटर्न के साथ लिख दें। ठीक है। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। और मज़ीद अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।